क्लास 10th का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर अभी आया है ना, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन है वो आज हम डिटेल में सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है वो है ग्राफ का क्वेश्चन, और इसे देखो इस साल भी मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें डाला गया है। कह रहे हैं समीकरण युग में ये जो समीकरण है और इसका जो ये जो समीकरण है आपको हल करना है ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफ खींचे तथा हल करें, ये आपसे बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को रखते हैं साइड और सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ये 31 है। बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जो वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा या फिर आप लिंक्स में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। तो यहाँ दिया है, क्या दे रखा है, दो समीकरण 2x + 2y = 1। ये समीकरण 1 है। और दूसरा में क्या दे रखा है, दूसरा जो हमें दे रखा है वो है 2y - 3x = 6, ठीक है। ये दो समीकरण आपको दे रखे हैं। आपको पता है हर समीकरण से कम आपको दो बिंदु निकालने होते हैं, कम से कम। तो समीकरण 1 से देखो बेटा क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से यहाँ अगर x के जगह पर 0 मानेंगे, माना x = 0, ठीक है। x बराबर अगर आप 0 मानोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y = 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 रखोगे ख़त्म, 0 है ना। रख के भी दिखा देता हूँ अगर आपको यकीन नहीं है तो। यहाँ मैंने 2 0 रख दिया, तो यहाँ से 2y = 1। तो y का मान 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.5, है ना। 2 × 5 = 10। तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा, P। पहले x आता है फिर y, x आपने 0 माना था, y आपका क्या आ गया 0.5, ठीक है। पुनः मैं y को 0 मानता हूँ, माना y = 0। तो जैसे y 0 रखूँगा तो ये पद गायब हो जाएगा। 2x बराबर क्या मुझे बचेगा, 1 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0.5, 2 × 5 = 10, है ना। ये मिल जाएगा। तो दूसरा पॉइंट जो क्यों होगा, पहले x आता है 0.5, आपने y क्या माना था 0। दोनों पॉइंट्स हमारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। पहले समीकरण से 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब आ जाओ दूसरे समीकरण में, तो यहाँ आ जाते माना y = 0। y = 0 मानेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, -3x = 6, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया -2। तो जो r बिंदु पहले x आता है और फिर हमारा y आता है, ठीक है। पुनः अब x का मान मैंने 0 माना, x का मान जब 0 मानूंगा तो 2y = 6 बचेगा। ये पद तो गायब हो जाएगा, है ना, 0 मानते ही। तो 2 × 3 = 6, तो y का मान कितना आ गया 3। तो जो h बिंदु आपका आएगा वो आएगा, आपने x 0 माना है, y आपका क्या मिला है 3, ठीक है। दोनों बिंदु हमें मिल गए। अब ग्राफ पेपर हो तो बढ़िया है, ठीक है। ये पॉइंट्स तो आपको मिल चुके हैं बेटा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्राफ पेपर आपके पास ऐसा मिलेगा, एग्ज़ाम में आपको एक ही ग्राफ पेपर मिलता है और वो मिलता नहीं, आपको मांगना पड़ता है उनसे। इधर x का मान प्लस में होगा, इधर x का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस में, इधर y का मान माइनस में, है ना। इधर क्या होता है 0,0, है ना, केंद्र होता है। बड़े सा बड़ा बिंदु 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, समान दूरी पे होते हैं सब, ठीक है। सो मैं लिख भी देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। लिखना भी आपको भी वहाँ पे चाहिए, ज़रूर चाहिए, ठीक है। -1 -2 -3 -1 -2 -3। सो पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं। पहला वाला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 0.5, x पे 0 y पे 0.5, 0.5 का मतलब आधा आधी, है ना, 1/2 यहाँ पर। ये पहला बिंदु मिला P। उसके बाद दूसरा बिंदु है Q, x पे 0.5 जाना है, यहाँ पर y पे जाना ही नहीं है, यह मेरा बिंदु Q आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, एक रेखा खींच देनी है, ठीक है जी। रेखा खींचते हैं P और Q को मिलाते हुए, ठीक है। ये हमने रेखा खींच दी। रेखा जब खींचोगे तो उसके ऊपर रेखा का नाम भी लिखना है। कौन सी रेखा थी पहली, और इसका है ये 2x + 2y = 1, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, ये है -2, 0, x पे -2 y पे 0, ये बिंदु आपका R। और फिर x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, यह दूसरा बिंदु
एस शार्प का। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। ये मैंने खींच दी। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने रेखा समीकरण का नाम लिख देना है। क्या है, 2y माइनस 3x बराबर 6, ये दे रखा था। अब इस दोनों रेखा ने यहाँ पे कट किया है। ठीक है, ये जो कटान बिंदु है इसे कहते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु या ओवनिष्ठ बिंदु। यही आपका हल होता है, प्रतिच्छेदित बिंदु। यही आपका क्या होता है बच्चों, हल होता है। अब ये कैसे निकाला जाता है, अब ये चीज़ मैंने कहा कि बेटा ग्राफ पेपर में की है। ठीक है, ये चीज़ मैंने कहा कि ग्राफ पेपर में, फिर भी आपको आंसर लगभग आता हुआ दिख रहा है। एक्स में इतना, देखो ये वाई में कितना गया और एक्स में कितना गया, वो हमें देखना होता है। देखो एक्स में गया है ये -1, ठीक है, और वाई पे गया है 1.5। ठीक है, क्योंकि हमने लगभग समान लिया तो आंसर परफेक्ट आ रहा है। तो ये जो बिंदु होगा ना बेटा, ये जो बिंदु है वो है एक्स पे कितना गया -1 और वाई पे कितना गया 1.5, 1.5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ओवनिष्ठ बिंदु का नाम टी दे दो, मेरा नाम तारक है, तुमने टी लिख दिया। तो आंसर जो हो जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा -1 और वाई बराबर आ जाएगा 1.5। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है बड़े नंबर में। तो ये देखो पहला क्वेश्चन हमने आराम से कर दिया। मैं आपको हर क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो संख्याओं का योगफल 15 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का 3/10 है तो संख्याएं ज्ञात करें। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 32 है। देखो बेटा, हम मान लेते हैं, माना दोनों संख्याएं x तथा y है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया बेटा, प्रश्नानुसार ये बोला गया है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया कि उनका जो योगफल है दोनों संख्याओं को अगर जोड़ते हो तो वो कितना आता है, x + y = 15 आता है। ठीक है, देखते हैं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे हम। पहला समीकरण है। और दूसरे में ये बोला गया है कि जो संख्या है उनका अगर व्युत्क्रम करें 1/x और 1/y, ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है। ये चीज़ हमें दे रखी है दूसरे समीकरण में। तो इसको थोड़ा और हल कर सकते हैं। लॉसपा क्या आ जाएगा, xy, यहाँ से आ जाएगा y और यहाँ से आ जाएगा x, 3/10। आपको बेटा y + x का मान पता है कितना है, 15 है। तो यहाँ पर मान मैंने रख दिया 15। ठीक है, xy 3/10, 3 × 3, 3 × 5 = 15। तो xy का मान कितना आ गया, xy = xy, ये आ गया 50। xy का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से या तो y या तो x का मान निकाल लीजिए। देखो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का x इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y बराबर हो जाएगा 15 - x। तो यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए ना बेटा, ये तो आपको हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पे मिल जाएगा, या फिर आप मेरे WhatsApp नंबर से भी मुझे मांगेंगे तो मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। ठीक है, तो y का मान अगर हम रखेंगे तो y, ये x है, वह y का मान हमारे पास है 15 - के x, यहाँ है 50, अंतर गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15x - के x²। तो माइनस को उधर ले जाओगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और यहाँ पर पहले से ही 50 बैठा हुआ है। ये एक द्विघात समीकरण आपको मिल गई। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है। इसका गुणज 1 है, 1 × 50। ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको गुणा करे तो 50 आए और जोड़े तो 15। 10 और 5, 10 × 5 = 50, 10 और 5 कितना होता है बेटा, 15। तो 10x + के 5x, बाहर से 50, माइनस से अंदर से गुणा कर देंगे तो -के 10x - के 5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। अब पहले जोड़े से क्या ओवनिष्ठ है, x। ठीक है, x² से x बाहर, यहाँ से x बाहर, यहाँ से 5 ओवनिष्ठ है। तो बाहर नेगेटिव है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 5 × 50। देखो ये 2 बार आ रहा है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार आता है उसको 1 बार लिखते हैं, और ये इसको जो ओवनिष्ठ है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में।
यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा। दो केस बनेंगे, यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस प्लस के 5। तो दो केस बन गए आपके, तो दोनों संख्या 10 और 5 होगी। ठीक है, ये पता लग गया। यदि, ठीक है, यदि प्रथम संख्या x बराबर 10 लोगे तो द्वितीय क्या संख्या क्या हो जाएगा? द्वितीय संख्या y बराबर वो 15 माइनस एक्स, 15x का मान 10, तो ये 5 हो जाएगा। ये पहला केस है। ठीक है, दूसरे केस में यदि प्रथम संख्या x बराबर आप 5 लेते हो तो द्वितीय संख्या y बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस एक्स, एक्स का मान आपने 5 माना तो दूसरी संख्या आपकी 10 हो जाएगी। ये केस बन गया। दो स्थिति आपके पास हो सकती है, या तो 5 10 या 10 5। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं बेटा। ठीक है, इस प्रश्न में आ जाओ। हर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि आपको माध्य और बाध्यक दोनों निकालने। ठीक है, माध्य और माध्यक दोनों निकालने। ये सारणी देख रहे हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल पर नज़र डालिए। 40 पे खत्म हो रहा है, 40 शुरू है। वर्ग अंतराल में मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, माध्य भी निकालना, माध्यक भी निकालने। तो पहले टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। मैं क्वेश्चन को साइड में रखता हूँ, टेबल बना लेता हूँ। आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ ताकि जो काम आपको एग्जाम में करना है ना बेटा, वो आपको दिखाते हुए चलूँ। ठीक है, कुछ काम छुपाने वाला नहीं है यहाँ पे। और कोई विधि नहीं बोला है माध्य में कि इस विधि से निकालो, उस विधि से निकालो। अब बेटा जब कोई विधि ना बोले तो सबसे आसान विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि। उसी का इस्तेमाल करना, आपकी कैलकुलेशन बहुत कम होगी, आपका टाइम बचेगा। बस गुणा हो सकता है। ठीक है, गुणा, जोड़, घटाना, ये सब आपको प्रॉपर आना चाहिए। वर्ग अंतराल दिया होगा, बारंबारता दी होगी, आपको x निकालना पड़ेगा और एक कॉलम आएगा fx का। ठीक है, जिस विधि का प्रयोग कर रहे हो वो विधि ऊपर लिख दिया करो। हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर ये 33 है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए? माध्य को ज्ञात करने के लिए। अभी माध्यक भी निकालना है, ये ध्यान रखें। तो वर्ग अंतराल जो हम दे रखा है वो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पर हमारी बारंबारता है f, फिर वर्ग चिन्ह x, फिर हमें चाहिए होता है f और x की गुणा। ठीक है, और वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ये हमें दे रखा है। f दे रखा है उसके समक्ष 5, फिर 22, फिर 63, फिर 74, फिर 30 और फिर 6। ठीक है, माध्य निकालने का जो सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि में वो क्या होता है? माध्य x बार से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है सिग्मा fx, fx का कुल योगफल बट्टे f का कुल योगफल। ठीक है, x निकालेंगे कैसे बच्चों? इन दोनों को जोड़ेंगे, 70 आएगा और उसका आधा कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 35। अब सब में 10 का अंतर है, 10 जोड़ते जाओ। 35 के बाद आ जाएगा 45, 45 के बाद आ जाएगा 55, 55 के बाद आ जाएगा आपका 65, 65 के बाद आ जाएगा आपका 75 और ये आ जाएगा 85। ठीक है, आप और विधि भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैंने बोला प्रत्यक्ष विधि में थोड़ा गुणा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये आसान है। बाकी मेथड में और थोड़ा बढ़ा सकते हो, पग विचलन विधि लगा सकते हो, है ना, कल्पित माध्य लगा सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है? 35 को गुणा कर देना है 5 से। तो 35 गुणा 5 ये होता है 175। ध्यानपूर्वक रखना है। फिर क्या है बेटा? 45 को गुणा करना है 22 से, तो ये होता है 990। फिर आपको गुणा करना है 55 को 63 से। ध्यान रखिएगा बेटा, ये होता है 3465। फिर आपको गुणा करना है 65 को किसके साथ? 74 के साथ, तो ये होता है 4810। ठीक है, फिर आपको 75 को गुणा करना है किसके साथ? 30 के साथ,
ठीक है, तो ये होता है 2250। एंड लास्ट आपका क्या बच रहा है बेटा, 85 का गुणा करना है आपको 6 के साथ, तो ये आता है आपका 510। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। जोड़ने का देखो, इकाई के स्थान पर इकाई देखो, 5 5 5, यहाँ आ गए 5। ठीक है, फिर 7 और 9। ठीक है, प्रॉपर जोड़ते रहना। 7 + 9 कितना होता है बेटा, 16। 16 प्लस फिर क्या जोड़ देना है, 6 जोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको क्या जोड़ना है, 1 जोड़ देना है, और फिर इसमें क्या है, 5 और 1 6 जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया, 29। 29 का 9 हासिल लगा 2। अब इधर आ जाओ, ये 10 14, 14 और 8 22, 22 और 2, 22 और 2 कितना हो गया, 24, 24 और 5 29, 29 और 2 31, हासिल लगा 3। ये आ गया 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर, अब फटाफट जोड़ो यहाँ से। तो ये 22 और ये तो इकाई वाला हिसाब लगाओ, फटाफट जोड़ दो। 27, ठीक है, 27 में कितना जोड़ना है, ये 63, ये हो जाएगा 90, 90 में जोड़ देना है 74। ठीक है, ये हो जाएगा 164, और उसमें जोड़ देना है ये 36। ठीक है, तो ये हो गया 200। मान सूत्र में रख देंगे, 12195 अपॉन में ये 200। देखो 200 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। 2 × 100, 2 से काटो, 2 × 12। ठीक है, भागा नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे और 1 लगाएंगे, 2 × 18, 2 × 7 14, 2 × 5 10। बट्टे में 2 0 है, दशमलव और 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 60.975। ये तो हमारा आ गया माध्य निकला। अभी भी हमें क्या निकालना है बच्चों, माध्य निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माध्य। अब थोड़ा सा जगह मैंने यहाँ पर और बचा के रखा था। देखो इसमें क्या होता है ना, इसी कॉलम में कर देता हूँ। यहाँ पर एक नया कॉलम बनता है CF, संचय बारंबार। वो कैसे निकलती हैं, देखो पहला वाला वैसे के वैसे रखते हैं 5। ठीक है, ये आप अलग कॉलम बना के करना, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। फिर आपको क्या करना है, 27 में जोड़ना है 63, तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, फिर 90 में आपको जोड़ना है 74। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 164, 164 में 30 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 194, और 194 में 6 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 200। देखो यहाँ पे 200 था, यहाँ पे भी 200 है, मतलब सही किया आपने, कैलकुलेशन सही है। अगर गड़बड़ आ रहा है, इधर तो कम ज़्यादा आ रहा है, तो आपने जोड़ने में गलत कर दिया है। ठीक है, ये जो 200 होता है ना बेटा, कुल योगफल n, इसे n कहा जाता है। और ये नेक्स्ट कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं माध्यिका के लिए। माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है, माध्यक हो या माध्यिका का है, बात एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। जिसका सूत्र होता है L + n/2 - के CF × H बट्टे में F। अब n/2 आ रहा है ना, n/2 से ज़्यादा देखना होता है, चूँकि n/2 हमारे पास 200 है, यानी कि ये 100 आ गया। अब आपको CF में 100 से ज़्यादा ढूंढना है, ज़्यादा तो बहुत है, जो सबसे पहली बार ज़्यादा आएगा ये देख रहे हैं आप, 100 से ज़्यादा पहली बार ये मिला, चौथे नंबर पर। इसी सीध में आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये जो बेटा है, इसे हम कहते हैं माध्यक वर्ग। इसे हम क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। और ये माध्यक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है L। ठीक है, और इसी सीध में आपको F के, ये हमारा क्या हो जाएगा F, और इसी सीध में नहीं देखते सिर्फ, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये किस कॉलम में, CF में, तो ये CF में हो जाएगा। और H क्या होगा, कितने कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो H आपका कितना हो जाएगा, 10। सभी चीज़ें मालूम है, सूत्र में रख दीजिए। L का मान है 60, n/2 100 निकला था, CF हमारा 90 है, H हमारा 10 है, और F हमारा 74 है। यहाँ से 10 और 10 100 हो जाएगा,
बट्टे में 74। ठीक है, 100 को भाग देना है हमें किससे, 74 से। एक बार ही जाएगा, दशमलव के 2 स्थान तक ले लेना। तो ये 1.3 दशमलव के 2 स्थान तक ये लिखोगे, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 61.35। यहाँ लिख देना लगभग आंसर। तो माध्य और माध्यिका हमने दोनों निकाल दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। सारे हो गए, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 34वां नंबर कह रहे हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन का चित्र दे रखा है वहाँ पर और यहाँ नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि चित्र आपको बनाना आना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, चित्र बनाना सीखो, चित्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 34वां क्वेश्चन है शानदार, और ये मैंने एनसीईआरटी में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया था। ठीक है, आपके पास क्या बोला गया है, एक 1.2 मीटर की एक लड़की है, ये सपोज करो लड़की है जिसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, 1.2 मीटर है। एक लड़की भूमि से ये देखो लड़की कहाँ खड़ी है, ये भूमि पर खड़ी है, ये भूमि पर खड़ी है। कह रहे एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मान लो ये गुब्बारा यहाँ पर है, इस गुब्बारे को वो देख रही है, ये गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ से देख रही है, उसकी आँख यहाँ पर होगी, तो वो गुब्बारे को जब देखती है, यहाँ पे देख रही है वो गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, तो गुब्बारे की जो हाइट है वो है टोटल कितनी, 88.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ज़मीन से लेकर यहाँ तक। ठीक है, किसी क्षण आँख में गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है ना वो 60 बनता है, 60 बन रहा है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए इस रेखा के समांतर मुझे यहाँ से एक रेखा लेनी पड़ेगी, ये मैंने ले ली। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब गुब्बारा यहाँ था, कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, सपोज करो गुब्बारा यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस अंतराल में ना गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, यहाँ पर थी पहले गुब्बारे और फिर यहाँ आ गई इस अंतराल में, तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, ये x हमें निकालना है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को जो कुल दूरी है वो y है। ठीक है, और लड़की यहीं पर है, तो अब लड़की का जो आँख से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 से कितना हो गया है, अब जब देखती है वो तो 60 से कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ से इसको और बढ़ा दो आगे, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वो कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, ये 1.2 है, समांतर रेखा खींचा है हमने, तो ये भी यहाँ से लेकर 1.2 होगा। ठीक है, मुझे ये ऊंचाई चाहिए क्योंकि यहाँ 90 इंच का कोण बनेगा, इधर भी यहाँ पे है, तो ज़मीन के साथ सीधा सीधा ऊंचाई ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ऊंचाई क्या होगी, टोटल 88.2 है। अगर मुझे ये ऊंचाई मुझे निकालनी है बेटा, ये ऊंचाई अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, कुल में से 88.2 में से ये 1.2 माइनस कर दूंगा, तो 2 में से 2 गया 0, 88 में से 87 आ जाएगा, ये 87, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 87 ही आएगा, सेम टू सेम है। तो प्रश्नानुसार जो मुझे निकालना है, प्रश्नानुसार जो दूरी मुझे निकालनी है वो मुझे ये निकालनी है। ठीक है ना, ये दूरी मुझे निकालनी है x। ठीक है, ये x दूरी मुझे निकालनी है। हाँ यार, इसका ये दूरी तो मुझे निकालनी है, मुझे ना x इसको मानना चाहिए था, मैंने इसको मान दिया है। x दूरी मुझे निकालनी है, तो अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको z मान देते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैंने z मान दिया इस दूरी को। ठीक है, तो मुझे x दूरी निकालनी है, वो कैसे निकलेगा, तो जब इतने में से इतना घटा दूंगा तो इतना बचेगा, यानी कि y में से मुझे क्या घटाना है, z घटाना है, और ये चीज़ आपको निकालनी है क्वेश्चन में।
समझ पा रहे हैं आप? कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। अब देखो, मुझे इतना पता है, इतना निकालना है, इतना पता है, इतना निकालना है। आसान हो गया क्वेश्चन एकदम यार। नाम दे दो कुछ इसका, है ना? नाम दे देते हैं A B C D E F G H। नाम में कुछ नहीं रखा है यार, नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे सकते हैं। पहले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, A B C में यहाँ लिख देंगे त्रिभुज A B C में, ठीक है? ये मुझे पता है और ये मुझे निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली ये वाली भुजा कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगी BC बट्टे AB। लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा कितना बड़े है इस वाले में? 60 डिग्री। BC का मान है 87 और AB हमने Z माना है। tan 60 का मतलब √3, ठीक है? तो 87 ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये मुझे मिल गया Z का मान, समीकरण नंबर 1। ये मुझे क्या मिल गया? Z का मान मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अगले वाले पार्ट में, इस त्रिभुज में ADE में, ADE में ये मुझे पता है, ये दूरी मुझे पता है 87 है और ये मुझे निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा DE बट्टे AD। ये भी tan थीटा होगा क्योंकि लंब बट्टा था tan थीटा। थीटा आपकी बात बड़े वाले में 30 है, अच्छा जी। DE 87 है और AD हमने क्या माना है? Y माना है और tan 30 का मान था 1 बट्टा √3। Y 1 कम Y 87 √3, ये मुझे Y मिल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो मुझे Z और Y मिल चुके हैं। अब प्रश्नानुसार आ जाएंगे। अब मुझे क्या निकालना है? दूरी निकालनी है और दूरी है वो मेरे पास Y माइनस Z। तो Y का मान है 87 √3 और Z आया है हमारे पास 87 बट्टे √3, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस ऑफ आ जाएगा √3, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लूँ, यहाँ से आ जाएगा 87, 1 कम 87। ऊपर से आप देखो बेटा क्या है? 87 वनिष्ठ है, यहाँ से 3 और 87, 1 कम 87, √3 बचा। √ को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो जाएगा? √3 गुणा √3 बट्टे में 3, यहाँ है 87, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 और ऊपर √3। काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 दूनी 58 √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी दूरी वो उस समय में तय करेगा, ठीक है? ये दूरी वो तय करेगा। ये हमें हमारा आंसर मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचे। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श करती हुई रेखाओं की रचना कीजिए। अच्छा जी, स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। ये 35वां क्वेश्चन है, 34वां हो गया ना? ओके, 35वां क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके NCERT प्रश्नावली है जो 11.2 का प्रश्न है ये, ठीक है? बट टेंशन मत लो, जो बोला है वो हम सब करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है? एक 8 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक रेखाखंड खींचिए। तो खींचते हैं। 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचिए। ये 0 से लेकर 8 तक, थोड़ा इधर खिसका लेते हैं ना, ये 0 से लेकर 8 तक, ये सही है, ठीक है? AB रेखाखंड खींचिए। ये A है, ये B है, खींच दिया हमने 8 सेंटीमीटर का, है ना? इनके बीच की दूरी कितनी है? 8 है। आप किससे बनाएंगे? आप बनाएंगे पेंसिल से। आपको डार्क दिखे इसकी वजह से मैं पेन से बना रहा हूँ बेटा, ये ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर बोला A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो मैं पहले 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेता हूँ।
ये ले लिया 4। ए को केंद्र मानना है, ये केंद्र माना मैंने ए को। अब यहाँ से मुझे 4 सेंटीमीटर का, भाई खिंच जाओ, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। खींच दिया मैंने वृत्त। फिर बी को केंद्र मानकर मुझे 3 सेंटीमीटर का एक खींचना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले ले लेता हूँ। 3 सेंटीमीटर ले लिया मैंने आपकी आंखों के सामने। अब मैंने बी पे रखा, ये बी पे रखा। यहाँ से मुझे 3 सेंटीमीटर का क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब ये करने के बाद अब इससे यहाँ पर वृत्त स्पर्श रेखा की रचना करनी है और इससे इस पर यहाँ पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अर्धक लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, अर्धक लेते हैं, है ना। तो देखो अर्धक लेने लोगे तो ये यहीं से कटना चाहिए, क्योंकि देखो थोड़ा सोचो भी ना, ये 8 है और 4 सेंटीमीटर होती है, बीचों बीच से ही गया है। और अर्धक जब बनाओगे, है ना, जो रेखाखंड होता है जिस पर डालना होता है उसका अर्धक निकालते हैं, दिखाना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा ले लिया, यहाँ से एक आर्क चाप कटेगा, यहाँ से एक चाप, उसी को बिना हिलाए डुलाए आपको यहाँ रखना है। यहाँ से एक चाप कटेगा और यहाँ से एक छोटा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो फिर नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। अब इन दोनों को मिलाते हुए मैं क्या खींच देनी है रेखा, ये देखो, इसको और इसको मिलाते हुए एकदम इससे जा रहा है पास से, एकदम पास से ही जाना चाहिए, नहीं तो आपका गलत माना जाएगा। गया। अब आपको एक वृत्त की रचना करनी है, ये आपका सेंटर हो जाएगा। इससे इसका नाम कुछ दे दो, ओ। ओ को केंद्र मानते हुए, ठीक है, एक ए ओ त्रिज्या हो जाएगी और ओ भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये देखो एक वृत्त खींचोगे जो इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। जा रहा है, ये खींच दिया मैंने। अब जब मैंने वृत्त खींचा तो कट पॉइंट मिले, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। इन कट बिंदुओं का नाम मैं दे देता हूँ, जैसे कि है M1, ये दे दिया मैंने M2, ये C1, ये दे दिया मैंने C2। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। इस पॉइंट से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो ये दूसरा कलर यूज़ करो ताकि आपको दिखे प्रॉपर। ये स्पर्श रेखा बन गई, ये स्पर्श रेखा इसकी बन गई। ठीक है, अगले वाले को करना है, यहाँ से देखो बेटा, इस बिंदु को इस बी बिंदु से मिलाना है। ये स्पर्श रेखा बन गई, ये स्पर्श रेखा बन गई। ठीक है, ये रचना आपकी आंखों के सामने मैंने बना दिया। ठीक है, जो बोला था वो हमने कर दिया। रचना लिखने के लिए नहीं बोला तो रचना लिख नहीं रहा है। ठीक है, रचना करने के लिए बोला था, सिर्फ रचना हमने कर दी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न में क्या बोला गया है बेटा, कि जो बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का है। ये है बर्तन हमारी, उल्टे शंकु के आकार का है। ऊपर ये भाग खुला हुआ है, ये कौन है, शंकु दिख रहा है आपका। ऊपरी जो भाग जो खुला हुआ है, जो त्रिज्या में दे रखी है, वो क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है h, वो हमें दे रखी है कितनी, वो दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। अब इसमें कुछ सब शीशे की कुछ हम गोलियां डालते हैं इसके अंदर,
तो जितना गोली डालेंगे उसके बराबर का पानी बाहर गिर जाएगा, ये हम जानते हैं। और कितना पानी बाहर गिरेगा? 1/4 शंकु के आयतन का, ये बोला गया प्रश्न में। यानी जितनी गोलियां डालोगे वो उतने उसके बराबर पानी बाहर गिरता है ना, ये चीज़ हम जानते हैं। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पर माना शीशे की n गोलियां डाली जाती हैं, शीशे की n गोलियां डाली जाती है। यानी कि अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, n गोलियां हैं इस तरीके के शीशे की गोली, गोला थोड़ा बना दिया। और ये जो हमें त्रिज्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, ये हमारा शंकु है। चूंकि शंकु का आयतन निकाल लेता हूँ मैं पहले। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r² h। ठीक है, पाई का मान मत रखो, पाई कट जाएगा, अभी और पाई आएगा ना। r हमें दे रखा है 5 और h का मान दे रखा है 8, तो पाई/3 5 यानी 25 8 200 डायरेक्ट। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब ये गोला है, हम देखो प्रश्न आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार क्या है ना कि गोले का, देखो n गोले का आयतन किसके बराबर होगा? शंकु के आयतन का 1/4 के, शंकु का आयतन का 1/4। शंकु का आयतन अभी हमने निकाला है पाई/3 200, उसका 1/4। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाले की गुणा क्या होती है? ऊपर वाले इसकी गुणा इसके साथ 200 पाई गुणा 1 वही रहेगा, नीचे आ जाएगा 3 गुणा 4, इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो ये 50 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 50 पाई/3। ठीक है, और यहाँ n है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। देखो यहाँ से पाई से ये पाई कटा, 3 से 3 कटा। ठीक है, r³ है, r³ का मान अभी हम देखते हैं 50 है, ये बट्टे में r³ आ गया। अच्छा ये 4 भी है भाई साहब, ये 4 भी है, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, गुणे में बट्टे में आ गया। r का मान क्वेश्चन में 0.5। ठीक है, तो 4 0.5 3 बार गुणे में है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से दशमलव हटाओगे एक स्थान 0 बढ़ गया, यहाँ से हटाओगे 1 0 बढ़ गया, यहाँ से हटाओगे 1 0 बढ़ गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 कटा, 50 दूनी 100। तो कितनी गोलियां डाली जाती हैं? 100 शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। आराम से हो गया। ठीक है, हंसते हंसते ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब मैंने देखा है ना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं करा होगा, प्रैक्टिस में भी आई थिंक नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बना के डाला गया है, इसको भी मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ करेंगे। ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हटके, लेकिन करेंगे। ये वाले क्वेश्चन पर इसको सिद्ध करके हमें 5 लाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 37वां। ठीक है, 37वें क्वेश्चन में आ जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष क्या है बच्चों, पहले एक बार लिख लेते हैं। वो हमें दे रखा है sin² 10 प्लस sin² 20 प्लस sin² 30 sin² 40, ये सब डिग्री हैं, प्लस sin² 50 प्लस sin² 60 प्लस sin² 70। कई बच्चों की हवा टाइट हो जाती है यही सब देख के, भाई कितना बड़ा है ये। यकीन मानो इससे आसान क्वेश्चन को और कुछ भी नहीं है, इसको हल करके हमें 5 लाना है। तो मैंने हमेशा पढ़ाते हुए बोला है बेटा, जिन 2 कोणों को जोड़ने पर अगर 90 है, उनमें से किसी एक को बदलना है। जैसे कि 10 और 80 कहाँ दिख रहा है बेटा? ये, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। 70 और 20, इस दोनों में से किसी एक को बदलना है।
बाकी इसका मान आपको पता है, इसका मान भी पता है, और इन दोनों में से किसी एक, वैसे बदल तो इन दोनों में से किसी को सकते हैं, बट मान बताए तो मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर 10 मैंने इसको यहाँ रखा, अब इसको बदलना है तो यहाँ पर रखूँगा मैं साइन 90 में से मैं कितना घटाऊँगी, 80 आ जाए, 10 स्क्वायर है तो यहाँ ऊपर मैं स्क्वायर लगा दिया, इसका इसके साथ हो गया। फिर वही है साइन स्क्वायर 20 का इसके साथ बदलना है, 70 के साथ बदलना है, ये 70। फिर साइन 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 70 आ जाए, 20 स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसका मान भी मुझे पता है। ठीक है, बाकी ये भी बदलना है तो इसको साथ में रख देता हूँ। साइन स्क्वायर 40, ये साइन है, साइन 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 40 आ जाए, 50 आ जाए, 40 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये बचा साइन 30 का मान कितना होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी तुम कर सकते हो, वैसे सबको करना तो ये भी कर देते हैं यार, मान तो वैसे पता है बट ये ज़्यादा आसान पड़ेगा ना, सबको कर रहे थे। इसको भी साइन 90 में से मैं कितना घटाऊँगा, 60 आ जाए, 30। ठीक है, इसका भी झंझट ख़त्म कर दिया। और साइन 90 का मान तो बेटा 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। क्लियर। आपको एक सूत्र पता होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। वो चीज़ आप यहाँ पर लगा दीजिए और फिर हल कीजिए, और एक सूत्र लगेगा यहाँ पर, वो क्या लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। अब देखो यहाँ पर सूत्र लगेगा, यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर लगेगा। लगाते हैं पहले, साइन स्क्वायर 10, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 20 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 40, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40। ठीक है, साइन स्क्वायर 30, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30, और ये एक का वर्ग कितना भी करो 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, रखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार है, 4 बार है, और ये 1 कितना आ गया, 5। यही प्रूफ करना था ना, हो गया आराम से, क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। हाँ जी, अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु इतने हैं। पहले क्या होता था, शीर्ष दिया होता, मध्य बिंदु निकालना होता था। मध्य बिंदु दे रखा है, अब शीर्ष निकालना है। ये भाई कैसा क्वेश्चन आ गया, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बट यकीन मानो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये आपके पास एक त्रिभुज है, अब इन त्रिभुजों के मध्य बिंदु आपको दे रखे हैं। ठीक है, पहला जो मध्य बिंदु दे रखा है वो दे रखा है 3,3, दूसरा दे रखा है 1,4 और तीसरा मुझे दे रखा है 2,1। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, ये जो A है, ये जो B है और ये C है, इसको मैं D, E और F बोल देता हूँ। ठीक है, इसके निर्देशांक मैं मान लेता हूँ। एक निर्देशांक क्या है, x1, y1, यह है x2, y2, ये निकालने हैं आपको, और ये x3 है और y3। ठीक है, ये चीज़ आपको निकालनी है। अब मध्य बिंदु का सूत्र तो आप जानते ही हैं, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है बेटा, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। अब देखो AB का मध्य बिंदु, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा इसमें, बट आसान है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, AB का मध्य बिंदु क्या है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये इनका मध्य बिंदु क्या है, 3,3। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसके बराबर होती है,
x3, अरे यार 3 इसके बराबर होगा 3 बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2, तो 3 से गुणा कर दोगे x1 प्लस x2, 3 दूनी क्या जाएगा 6, पहला समीकरण। इसी प्रकार ये चीज़ इसके बराबर होती है 3 बराबर y1 प्लस y2 बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2, 3 दूनी 6, दूसरा समीकरण। ऐसे आपके 6 समीकरण बनेंगे। अभी कहाँ जा रहे हो बेटा, अभी बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ये BC का मध्य बिंदु निकालोगे और फिर हल करना पड़ेगा। मेन बात तो वहीं पर है, x3 x2 प्लस x3 बट्टे में 2, y2 प्लस y3 बट्टे में 2। इनका मध्य बिंदु क्या दे रखा है बेटा, 1,4। ये चीज़ इसके बराबर होगी x2 प्लस x3 बट्टे में 2, 1 के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 कम 2, समीकरण नंबर 3। वाह, ये चीज़ इसके बराबर है y2 प्लस ये चीज़, तो ये आ जाएगा y2 प्लस y3 किसके बराबर आ जाएगा, 4 दूनी 8 के, समीकरण नंबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आ जाओ, AC का मध्य बिंदु। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, टाइम तो लगेगा इस क्वेश्चन में। AC का मध्य बिंदु क्या है, 2,1, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3 बट्टे में 2, y1 प्लस y3 बट्टे में 2, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी, तो x1 प्लस x3 बट्टे में 2 किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो यानी कि x1 और x3, 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 5 हो गया ये। वाह, ये बराबर होगा y1 प्लस y3 बट्टे में 2, तो y1 प्लस y3, 2 1 कम 2 हो जाएगा। हाँ, 6 समीकरण बन के रेडी है। अब हल करना पड़ेगा, और एक झमेला आ गया। अब कैसे हल करोगे, अब आपको विलोपन विधि बनाना है कि x1 और x2 में एक समीकरण मिला है, इसी तरीके से x1 और x2 में और एक समीकरण मुझे मिल जाए। तो यहाँ x3 दिख रहा है, कहीं x3 और मुझे मिल जाए जहाँ x1 दिख रहा हो ये, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 लूँगा और समीकरण 5 लूँगा, तो यहाँ लिख दूँगा समीकरण। ये आपको सोचना पड़ेगा बेटा, ये मैं तो अभी कर दे रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन एग्ज़ाम में आपको करना है, मुझे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो बेटा, 5वां क्या है, x1 प्लस x3 4 है, और यहाँ पर है x3, इधर है x2 और इधर है x3 बराबर है 2। घटाता हूँ, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, समान चिन्ह होने पर ना, ये प्लस माइनस का घटाऊँ, x1 प्लस का है, x2 का चिन्ह क्या है, माइनस का है, 4 में से 2 घटाओगे 2। भाई साहब, ये समीकरण नंबर 7वां हो गया। x1 x2 में एक समीकरण मिल रहा है और x1 x2 में एक समीकरण मेरे पास ऑलरेडी है, समीकरण 1 तथा 7 से इसको हल करो। देख रहे हो, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। समीकरण 1 तथा 7 से, एक है आपके पास x1 प्लस x2 बराबर 6 और 7वां है आपके पास x1 माइनस x2 बराबर 2। विपरीत चिन्ह जोड़ दो, 2x1 बराबर 8, 2 चौके 8, तो x1 का मान आ गया 4। चूँकि x1 प्लस x2 बराबर 6 था, x1 का मान 4 रखो, प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो x2 का मान कितना आ गया, 2। तो पहला बिंदु जो x1 और x2 वो आपको मिल चुका है। देखो बेटा, यहाँ पे आ जाओ, x1 मुझे कितना मिला है, 2, ठीक है, और x2 मुझे कितना मिला है, सॉरी x1 मुझे 4 मिला है, यार क्या कर रहा हूँ, x1 4 मिला और x2 मुझे 2 मिला है, ठीक है। अभी y1 और फिर यहाँ पे y2 चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। y1 y2 में एक समीकरण मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और एक समीकरण मुझे y1 y2 में कहाँ मिल जाएगा, एक तो यह है y3, अगर यहाँ से हटाना है, और एक y3 मुझे चाहिए, y1 y3, समीकरण 6।
तो यहाँ लिखता हूँ मैं समीकरण 2 तथा 6 से। ठीक है, तो ये है y1 प्लस y3 बराबर 2, और ये था बेटा y1, ओह शिट, इससे नहीं बनेगा, y1 और y2 चाहिए ना मुझे, तो y1 और y3 में लेना पड़ेगा मुझे एक समीकरण, या y2 y3 में। हाँ, समीकरण चौथे से और छठे से बात बनेगी, यहाँ चौथा लिखना। चौथा क्या है, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3 2 है, और ये आपका हो जाएगा y2 प्लस y3 बराबर 8। हाँ ये सही है, घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये कटा, तो y1 माइनस के y2, 2 में से 8 घटाएंगे माइनस के 6। कितने समीकरण हो गए थे अब तक, 7, इसे 8 मान लो। ठीक है, अब इसको सरल कर दो, समीकरण 2 और 8 को सरल करो, समीकरण 2 तथा 8 से। ठीक है, तो y1 माइनस के y2 है माइनस के 6, और y1 प्लस y2 ये है 6, जोड़ दो, तो 2y1 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 6 0, तो y1 का मान आ गया 0। ठीक है, चूँकि y1 प्लस y2 आपका 6 है, y1 का मान 0 है, तो y2 का मान क्या आ जाएगा 6, तो y1 का मान क्या है बेटा 0, और y2 का मान कितना है 6, 1 2, ये मिल गया आंसर। अब तुम्हें x3 और y3 चाहिए। ठीक है, x3 और y3 चाहिए, तो इसमें भी एक लॉजिक लगा के सॉल्व करो, जैसे अभी तक लॉजिक लगा रहे थे ना, ऐसे ही लॉजिक लगाओ। x3 और y3 में समीकरण चाहिए। x3 कहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ से x3 दिख रहा है, x2 हटाना है, और y3 में एक समीकरण चाहिए। नहीं, अभी तुम्हें थोड़ा और हल करना पड़ेगा। ये x2 प्लस x3 है, और देखो x1 का मान तो मुझे मिल चुका है। अच्छा, अब तो फटाफट भी हो जाएगा, कैसे, क्योंकि मुझे x1 y1 x2 y3 के मान मिल चुके, मैं इन समीकरण में रख दूंगा, आसानी ही से निकलता रहेगा, है ना। तो मैं वही काम करूँगा, इधर क्या करूँगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ देखो बेटा, किसी भी समीकरण में रख देता हूँ, समीकरण नंबर 3 से, क्योंकि मुझे x3 और y3 चाहिए ना। समीकरण नंबर 3 क्या है बेटा, x2 प्लस x3 बराबर 2 है कि नहीं। तो x2 का मान मुझे कितना मिला था, 2, रख दिया 2, प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x3 का मान मुझे मिल गया 0। ठीक है, x3 का मान मुझे कितना मिल गया, 0। अब एक मुझे y3 में समीकरण चाहिए, वो मुझे यहाँ दिख रहा है, समीकरण चौथे से, y2 प्लस y3 बराबर 8। y2 का मान कितना है, 6 है, यहाँ पर मैं 6 रख देता हूँ, प्लस का 6 उधर के माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, तो y3 का मान कितना आ गया, 2। तीनों निर्देशांक तुमको मिल चुके हैं, बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आपका रेडी हो गया। कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं PDF दे दूंगा, या फिर आप जाके मेरे वेबसाइट mathematicanalysis.in पे भी पा सकते हैं। जय हिंद।